नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मेंटल हेल्थ एक बड़ा इशू है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इससे परेशान हैं। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो बीमार हैं और कई बार अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। एक बार फिर से हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं क्योंकि देश की संसद में सरकार ने बयान दिया है कि हमारे देश के ब्रिलियंट माइंड्स माने जाने वाले वो स्टूडेंट्स जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, उनमें सुसाइड की समस्या बढ़ रही है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं इस पर विस्तार से चर्चा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM, ये टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के देश के सर्वोच्च संस्थान ही नहीं हैं, बल्कि देश के लाखों बच्चों का सपना है, जिसमें एडमिशन पाने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। इन संस्थानों में एडमिशन दिलाने के नाम पर लाखों की संख्या में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं। इन संस्थानों में एडमिशन पाने वाले छात्रों का समाज में एक अलग ही मुकाम बनता है। लेकिन इन सब आदर्श बातों के पीछे एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि इस चमकदार कामयाबी के पीछे एक डरावना सच भी छिपा हुआ है। साल 2014 से 21 के बीच IIT, IIM, ISC जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले 122 छात्रों ने जिंदगी से मुंह मोड़ मौत को गले लगा लिया। मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लोकसभा में दिए इस बयान के बाद पूरा देश सन्न है। एक बार फिर से प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के बीच सुसाइड का मामला बहस का मुद्दा बन गया है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर छात्र ऐसा क्यों करते हैं। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले छात्रों की आत्महत्या का मुद्दा देश की संसद में गूंजा है। इससे पहले दिसंबर 2019 में सरकार ने ही बताया था कि 5 सालों में इन इंस्टीट्यूट्स के 60 छात्रों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उस वक्त बताया गया था कि सुसाइड करने वाले छात्रों में देश की 12 IIT के 50 छात्र थे, जबकि बाकी सुसाइड मैनेजमेंट स्कूलों में हुए थे। लेकिन महज 2 साल में आत्महत्या का यह आंकड़ा 2 गुना से ज्यादा हो चुका है, जो डराने वाला है। इस साल आए आंकड़ों के मुताबिक IIT में 34 छात्रों, IIM में 5 छात्रों और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा 37 छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं सामने आई हैं। जबकि 2018 में उच्च शिक्षा के संस्थानों में रैगिंग की 2700 से ज्यादा शिकायतें मिली। इनमें से करीब 1300 मामलों में शामिल छात्रों और अन्य लोगों को दंडित किया गया। लोकसभा में ये जानकारी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है। UGC के आंकड़ों के मुताबिक 2018 से अभी तक कुल 2790 शिकायतें मिली हैं, जिसमें रैगिंग के दोषी पाए गए 620 छात्रों को इंस्टीट्यूट से सस्पेंड कर दिया गया, जबकि बाकी पर अलग अलग तरह की कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल उठता है कि हम इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। एक जानकारी के मुताबिक आत्महत्या के इन नंबरों के सार्वजनिक होने के बाद IISc अब छात्रों के हॉस्टल से सीलिंग फैन निकलवा रहा है ताकि छात्र सुसाइड ना कर सकें। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर छात्र ऐसे हालात में क्यों पहुंच रहे हैं जहां उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। समस्या को खत्म करने के लिए जानना जरूरी है कि क्या कहीं इन हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूट्स में छात्रों के साथ किसी तरह का भेदभाव तो नहीं हो रहा है, या कहीं छात्र भाषा को लेकर तनाव में तो नहीं है, और अगर छात्र रैगिंग से परेशान है तो वहां उसे रोकने के लिए क्या सिस्टम है। छात्रों को तनाव और उत्पीड़न से बचाने के लिए इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि छात्रों का उत्पीड़न और भेदभाव रोकने के लिए भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की ओर से कई पहल की गई हैं। यहां तक कि मानसिक तनाव के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मनोदर्पण नामक पहल भी की है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सरकार के उठाए कदम काफी हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो आखिर ये आंकड़े साल दर साल बढ़ क्यों रहे हैं। 18 नाउ स्वदेश। तो देखा आपने कितनी गंभीर समस्या है ये। इसीलिए अपने शो पर आज हम जानने की कोशिश करेंगे, जवाब लेंगे कि आखिर क्यों बढ़ रही है छात्रों में खुदकुशी की घटनाएं। छात्रों के साथ किसी तरह का भेदभाव तो नहीं हो रहा है, भाषा को लेकर तो नहीं है तनाव, क्या अब तक कुछ किया जा रहा है, मेंटल हेल्थ से लड़ने में इंफ्रा की भूमिका, इन सभी सवालों को विस्तार से हम चर्चा में लाएंगे। इनके जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ हैं फाउंडर सुपर 30 आनंद कुमार,
डॉक्टर हरीश शेट्टी जो कि मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं, और साथ में हमारे साथ है आईआईटी के एसोसिएट प्रोफेसर आशीष पांडे। आशीष जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। ये क्या हो रहा है? ये जो बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो ये महंगी पढ़ाई कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्हें विदेश में बड़ी बड़ी कंपनियों में ऊंचे ओहदों पे नौकरी मिलती है। ये वो बच्चे हैं जो देश का गौरव हैं, हुनर है ये हमारे देश के। और आज इनमें हम देख रहे हैं औसतन रोजाना लगभग 34 छात्रों का सुसाइड से इनकी डेथ हो रही है। क्यों हो रहा है ये? क्या वजह है इसके पीछे? जो 34 का आपने अभी आंकड़ा बताया, वो सभी छात्रों का मिला करके आंकड़ा है। पिछले वर्ष में 2019-2020 में लगभग 12,500 छात्रों ये दुखद घटना घटी और घटनाएं हुई और 12,500 छात्रों ने आत्महत्या की। ये किसी भी देश के लिए और समाज के लिए बहुत दुख का विषय है। हमारा जो आपका जो प्रश्न है वो आईआईटी से संबंधित है, तो मैं उस पर ध्यान आकर्षित इस तरह से करना चाहूँगा कि पिछले 95 से लेकर के और पिछले वर्ष तक का आंकड़ा हमारे सामने है छात्रों की सुसाइड का। बीच में 2009 और 2005 के बीच में वो आंकड़ा कुछ कम हुआ था और 95 में वो आंकड़ा काफ़ी बढ़ गया था। 6,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की थी और उसके बाद 2010-11 से लेकर के ये आंकड़ा सभी छात्रों में आत्महत्या का जो नंबर है वो बढ़ रहा है। ये अत्यंत दुख का विषय है और तो स्वाभाविक रूप से यह संख्या आईआईटीज और आईएम में भी वैसे ही परिलक्षित हो रही है और वहाँ पे भी ये नंबर बढ़ रहा है। लगभग एटलीस्ट 2 या 3 कैटेगरीज ऐसी हैं जहाँ पे कि आत्महत्या का परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज इन द टोटल नंबर ऑफ सुसाइड दैट इज इंक्रीजिंग। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, उनका भी सुसाइड में परसेंटेज बढ़ रहा है। पिछले 6 वर्षों से ये परसेंटेज बढ़ रहा है। ये सिर्फ पैंडेमिक में नहीं हुआ। 2015 से हम अगर डाटा देखें तो पिछले कई वर्षों से दैनिक वेतनभोगियों की सुसाइड का नंबर बढ़ रहा है। पिछले कई वर्षों से अगर हम विश्व का जो परिदृश्य देखें तो 18 से 28 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों के सुसाइड में भारत का नंबर पहला है और शुरुआत के 2 या 3 देशों में परसेंट पर लाख प्रति लाख जनसंख्या में यूथ की सुसाइड का परसेंटेज 18 से 28 की जो कैटेगरी है उसमें भारत का नंबर पहला है। तो इस बड़े परिप्रेक्ष्य में इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट में भी आईआईटी वो परिलक्षित हो रहा है और इस परिप्रेक्ष्य में हमको ये इस विषय को समझने की आवश्यकता है। इसके अनेक कारण हैं और अगर प्रीमियर इंस्टीट्यूट में देखें तो ये जो कारण हैं वो बहुत अलग नहीं हैं बाकी के इंस्टीट्यूशन से। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे जैसे जैसे हमारा ये वार्तालाप बढ़ेगा, पर मैं इतना ही कहूँगा कि सुसाइड और आत्महत्या जैसी चरम स्थिति बहुत बाद की स्थिति होती है। उसके पहले स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी समस्याएं होती हैं। अगर हम इन समस्याओं को ठीक से समझेंगे, उन पे असेसमेंट करेंगे, उनका इंटरवेंशन करेंगे तो नेचुरली सुसाइड का नंबर भी कम होगा। छात्र सुसाइड, अगर हम ओवरऑल इस पूरे मुद्दे को देखें तो इसके आंकड़े में लगातार इजाफा हो रहा है, जो अपने आप में काफी शर्मनाक बात है। आईआईटी और आईएम का जिक्र इसलिए हुआ है खास तौर से क्योंकि अब इसकी गूंज संसद तक पहुंच गई है और वाकई इनका नंबर देखकर और ये बात सुनकर पूरा देश सन्न रह गया है, जो हम सब जानते हैं। आज छात्र सुसाइड कोई नया मामला नहीं है और हाँ, जितने आंकड़े आपने कहे आशीष जी, उसमें आईआईटी और आईएम के नाम और नंबर भी शामिल है। सवाल यहाँ पर यह है कि हम इस स्थिति तक पहुंचे कैसे
और खासतौर से इन दो बड़े इंस्टीट्यूट्स की अगर हम बात करें तो हर बच्चे का सपना होता है यहाँ पर भर्ती होना, हर बच्चे का सपना होता है कि इस तरह से कोर्स करके अपने करियर को आगे बढ़ना, अपने माता पिता के सपने को पूरा करना। आनंद जी, आप तो वहां से आते हैं जहां सर आप छोटी जगह से बच्चों को लाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उन पर मेहनत करते हैं। इस तरह की खबर का आप पर किस तरह से असर पड़ता है? चलिए, आनंद जी के साथ यहाँ पर तकनीकी दिक्कत हो रही है, उम्मीद करते हैं कि शो में हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर शेट्टी, मैं आपके पास आती हूँ। ये जो आंकड़ा है ये आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, आप लगातार स्टूडेंट सुसाइड पर कई सारे लेख लिखते आए हैं। जैसा कि आशीष जी ने भी हाईलाइट किया कि ये स्टेजेस होती हैं जिससे एक छात्र गुजरता है, और बहुत ज़रूरी है कि न सिर्फ माता पिता, खुद स्टूडेंट और टीचर्स, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की ज़रूरत है ताकि हम इस तरह के हादसों और किस्सों से बच सकें। लेकिन जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो चिंताजनक है, वाकई चिंताजनक है। ये पूरा मामला संसद में पहुंचा, उसके बाद देश को सुध आई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लगातार आंकड़े पब्लिश होते आए हैं, अभी नहीं कई सालों से होते आए हैं। पूरे देश को और हर किसी को निजी तौर पर इसकी सुध लेनी चाहिए। कैसे टैकल करें इसको? कितनी बड़ी समस्या है ये? ऐसा है कि हिंदुस्तान में आज कोई सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी नहीं है, आज तक नहीं है। और 2020 के आंकड़े जो है एनसीआरबी के 10% इंक्रीज हुआ है 2019 से, और ऐसे ही नहीं इंक्रीज हुआ है, कोविड से इंक्रीज हुआ है। पर इसके अलावा मुझे ये कहना है कि हर एक IIT IIM में काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए, और काउंसलिंग सेंटर सिर्फ सेंटर के अंदर ही काम करे ऐसा नहीं। बच्चे जब आते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, परंतु एकेडमिक इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत सारा फर्क है। साथ साथ में बच्चे बहुत सारे बैगेज लाते हैं अपनी फैमिलीज के, अपने 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 घर के। बहुत लोगों को अंग्रेजी भी नहीं आती है, और कुछ बच्चे ऐसे हमारे ही स्टेट के लोगों के साथ हम रहेंगे, ऐसा उनका सोच है। और ये सच बात है कि कई IITओं में ओपन मेरिट वाले और रिजर्व कैटेगरी के लोग कैंटीन में अलग अलग बैठते हैं। मेरा कहना यह है कि बच्चे जब आते हैं काउंसलिंग सेंटर तो होना ही चाहिए, उसके बाद वो जो साइकोलॉजी साइकियाट्रिस्ट है वहां काउंसलिंग सेंटर के अंदर नहीं बैठना चाहिए। शुरुआत में ही स्क्रीनिंग करना चाहिए, वॉलंटरी और कभी कभी कंपल्सरी। और स्क्रीनिंग एक्सक्लूजन के लिए नहीं है, इंक्लूजन के लिए है। और शुरुआत में यदि हमने स्क्रीनिंग की, उनके घर के तकलीफियां, आर्थिक समस्या, रिलेशनशिप की समस्या, ड्रग एडिक्शन की समस्या, कैनबिस और वीड IIT और IIM में काफी स्प्रेड आउट है, इसको वी हैव टू निप इट इन द बड। तो स्क्रीनिंग जो है वो बहुत आसान है। मेंटल हेल्थ साइंस ये कोई क्वांटम फिजिक्स नहीं है, ना तो फिलॉसफी है। यदि हम हेल्थ वर्कर के थ्रू मलेरिया और पोलियो को स्क्रीन कर सकते हैं, मलेरिया और डेंगू को स्क्रीन कर सकते हैं, तो हम अपने IITओ में मेंटर्स, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर्स, मेंटल सोल्जर्स तैयार कर सकते हैं। और इन बच्चों का 3 महीने में एक बार स्क्रीनिंग होना चाहिए। और मेंटल हेल्थ का नैरेटिव जो है वो खुलकर इस इंस्टीट्यूट में आना चाहिए, जहां प्रोफेसर्स भी खुद अपने मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग भी करते हैं। देखिए, मेंटल हेल्थ रेगुलेशन नीचे से होती है, पर मेंटल हेल्थ एवोल्यूशन जो है ऊपर से स्टार्ट होना चाहिए। और ऐसे स्क्रीनिंग करेंगे तो हम हाई रिस्क बच्चों को पहले ही ढूंढ लेंगे। साथ साथ में वेलनेस कैंपेन होना जरूरी है। एक IIT मुझे पता नहीं किधर है, गुजरात में है, वहां उनके पास वेलनेस सेंटर उन्होंने स्टार्ट किया। मैं खुद IIT धारवाड़ में मैंने एक वेलनेस कोर्स शुरू किया था। पर तो ऐसे शॉर्ट कोर्स से कुछ होने वाला नहीं है। काउंसलिंग सेंटर शुड नॉट ओनली ट्रीट इलनेसेस, उनका काम है हेल्थ के बारे में बात करना, बच्चों के साथ संपर्क रखना। जब प्रोफेसर्स एब्सेंट होते हैं तब वहां जाकर एंगर के ऊपर, फ्रस्ट्रेशन के ऊपर, खुशी के ऊपर, उदासीनता के ऊपर, प्यार के ऊपर बहुत सारे वर्कशॉप लेना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन नंबर 1, इंप्रूविंग मेंटल हेल्थ नंबर 2, स्टिग्मा ब्रेक करना, प्रोफेसर्स लोग उसमें फुल इन्वॉल्व हो, ऐसे करने की बहुत आवश्यकता है। और एक बात है, मैं कहता हूं मेंटल पॉलिसी तो हमारे पास नहीं है हिंदुस्तान में। अभी आप कहेंगे कि ये सब कौन करेगा? हिंदुस्तान IITs बांध रहे हैं, IIMs बांध रहे हैं और एम्स भी बांध रहे हैं, परंतु ये सब करने के लिए साइकोलॉजिस्ट चाहिए। क्या हम
साइकोलॉजिस्ट के लिए कॉलेजेस या सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं क्या, जहां साइकोलॉजिस्ट के एमए, एमफिल, पीएचडी हो सके? बहुत कम साइकोलॉजिस्ट है, बहुत कम एमएसडब्ल्यू है और बहुत कम साइकियाट्रिस्ट है। सो सप्लाई एंड डिमांड को मैच करते करते बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य एंट्री से एग्जिट तक कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट होना चाहिए। इससे आत्महत्या कम हो सकती है। परंतु एक बात इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार गया था आईटी में, मैंने कहा आपके यहाँ एक बच्चे ने आत्महत्या किया, तो उसने कहा परसेंटेज कितना है? मैंने कहा एक बच्चे के घर में यदि आत्महत्या होता है तो उनके घरों उनके घर के लिए इट इज 100%। एक हुआ, दो हुआ, अभी भी मैंने सुना कि और क्षेत्रों से आईटीआई में आत्महत्या कम होती है। ये भाषा ठीक नहीं है। एक मृत्यु उस फैमिली के लिए 100% है। सो 3 पॉइंट प्रोग्राम, स्क्रीन कंटिन्यूअसली, वेलनेस को इंप्रूव कीजिए कंटिन्यूअसली। स्टिग्मा ब्रेक होगा जब आईआईटी के प्रोफेसर खुद अपने मानसिक स्वास्थ्य को इवैल्यूएट करेंगे ओपनली, और काउंसलिंग सेंटर में फैमिलीज, परिवार, प्रोफेसर। इसी स्टिग्मा पर मुझे विस्तार से बात करनी है। आनंद कुमार जी मेरे साथ शायद जुड़ भी गए हैं। तो आनंद कुमार जी, मेरा पहला सवाल भी आपसे यही था, क्योंकि आप गांव कस्बों से टैलेंट को पहचानते हैं, उसे ट्रेन करते हैं, उसे इस मुकाम तक पहुंचाते हैं कि वो अपना नाम रोशन करे, न सिर्फ देश में बल्कि विदेश जाए। अब ऐसे में जिस भेदभाव का जिक्र किया है डॉक्टर शेट्टी ने, जिस स्टिग्मा का उन्होंने जिक्र किया है, आपको लगता है, आपके अनुभव में बताएं, ऐसे कौन कौन से अनुभव हैं आपके जहां पर आपने देखा है कि ये भेदभाव होता है? बुनियादी ढांचा जो आईआईएम में वो इस तरह से है कि बच्चों को कुसच होती है, संकोच महसूस होता है। क्या वाकई सच है ये? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सुपर 30 के बच्चों को तो लगातार मैं पहले ही से ट्रेंड करता हूं कि देखो, ये जो खाई है गरीबी अमीरी की, जाति की, और कई मामलों में उस खाई को तुमको पाटना है और इसी लड़ाई लड़नी है। तो हमारे बच्चे आज तक कोई सुसाइड नहीं किए, लेकिन जो हमारी समझ बनती है आईआईएम या आईआईटी के बच्चे सुसाइड करते हैं, तो उसका पहला जो रीजन है, पहली जो वजह है, अभी डॉक्टर साहब ने ठीक बताया, वो है एक क्लास डिफरेंस का भी है। उसके चलते भी बच्चे सुसाइड करते हैं। उनके पास, कई लोगों के पास बहुत अच्छे कपड़े होते हैं, पैसे होते हैं, लड़कियों का आकर्षण उन पर ज्यादा होता है। जो गांव देहात से बच्चे आते हैं, कभी कभी प्रेम प्रसंग में भी फंस जाते हैं, और अगर कोई लड़की अच्छे से बात कर लेती है, अच्छे से व्यवहार करती है, तो उनको लगता है कि मैं मोहब्बत में आ गया हूं, लेकिन बाद में सच्चाई पता चलता है, डिप्रेशन होता है। तो इस तरह से कई चीजें हैं। साथ साथ रिजर्व कैटेगरी के बच्चे जब जाते हैं या हिंदी मीडियम के बच्चे जाते हैं, तो अचानक हाई फाई इंग्लिश में पढ़ाई देखकर भी डर जाते हैं। तो कई मामलों पर आईआईटी में, आईआईएम में और तमाम संस्थाओं में अभी जरूरत है, जैसा कि डॉक्टर शेट्टी साहब ने बोला, कि काउंसलिंग करने की, बच्चों को सपोर्ट देने की, उनको अलग से क्लास लेने की, ताकि जो निचले पायदान के बच्चे हैं उनको मोरली बूस्टअप किया जाए और पढ़ाया जाए अलग से, और उनको मनोबल बढ़ाया जाए। लैंग्वेज, मेरे ख्याल से आनंद जी, कितना बड़ा रीज़न है, कितनी बड़ी वजह है कि बच्चे ऐसा कदम उठाते हैं? क्योंकि एक लैंग्वेज का इशू, रीजनल भाषाओं का इशू, और दूसरा रैगिंग, ये ऐसे दो रीजंस बताए गए हैं जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या निजी तौर पर आपने इसका अनुभव किया है? एकदम, रैगिंग तो बहुत बुरी बात है। इसके लिए तो मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा तमाम छात्रों से, जो सीनियर छात्र हैं, इस चैनल के माध्यम से, कि रैगिंग प्रथा ही खत्म कर दे। लोग बोलते हैं कि रैगिंग के जरिए बच्चे एक दूसरे के क्लोज आते, नहीं। मैंने तो देखा इस तरह से बुरी तरह से रैगिंग करते हुए, और हमारे बच्चे जो बताते हैं बेचारे रोते हैं। तो बहुत सारा बच्चा जो इमोशनल होता है, काफी भावुक होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसलिए रैगिंग एक बहुत बड़ी वजह है। और साथ साथ जो क्षेत्रीय भाषाओं से पढ़े हुए बच्चे आते हैं, उनके पास नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, लेकिन वो चीजों को जब क्लास में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। और बुरा ना माने तो मैं खुल के बोलना चाहूंगा, बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, उनके पढ़ाने का भी इस तरह का तरीका होता है कि वो बहुत बेसिक से लेके नहीं चलते हैं, अचानक ये मान के चलते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं बच्चे समझते हैं। तो ऐसी स्थितियों में बच्चों की समझ पर काफी दबाव बनता है और बच्चे ऐसा कदम उठाते हैं। इसलिए निष्कर्ष मेरा ये इस चर्चा का है कि रैगिंग की
जो प्रथा है उसको तो एकदम खत्म होनी चाहिए। रीजनल लैंग्वेज से बच्चे जो पढ़ के आए उनके लिए अलग एक लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी के हैं या हिंदी माध्यम से पढ़ के आए उनको एक सपोर्टिव क्लास देना चाहिए। साथ साथ जैसा कि डॉक्टर सेठी साहब कर रहे हैं कि एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार भी रहना चाहिए, एक दो लोगों को जो टाइम टू टाइम, लाइफ में तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, चाहे लड़का लड़की का मामला हो, चाहे मनोवैज्ञानिक दबाव का मामला हो या फिनेंशियली जो गैप है उसका मामला, उसको निपटारा के लिए एक काउंसलिंग सेंटर बहुत बढ़िया जरूर होना चाहिए। आशीष जी, मुझे बताएं किस तरह से इन प्रॉब्लम्स का निवारण हम निकाल सकते हैं? जो भी दिक्कतें यहाँ पर आनंद जी ने गिनाई, जो भी दिक्कतें डॉक्टर शेट्टी ने गिनाई है, क्या ऑलरेडी हम इसका कामकाज और इसका बंदोबस्त होता हुआ देख रहे हैं? अगर मैं आईआईटी मुंबई की ही बात करूं, कैसे सुनिश्चित करते हैं आप बच्चों की इमोशनल वेलबीइंग को? कैसे देखते हैं कि रैगिंग के केसेस ना हो, बच्चों का मनोबल किसी भी तरह से, चाहे देश के किसी भी कोने से आए हो, एक समान एक साथ मिलकर पढ़ें और बढ़ें? ये सबसे समीचीन प्रश्न है कि तो मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में ये जानकारी रखता हूँ, पिछले 12 वर्षों से यहाँ पे हूँ। रैगिंग की प्रथा तो ऑफिशियली बहुत वर्षों से समाप्त हो गई और उसके स्थान पर स्टूडेंट मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू हुआ। तो हर यंग स्टूडेंट को, फ्रेशर को एक स्टूडेंट मेंटर, सीनियर स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और वो जो है वो उस नए छात्र की मेंटरिंग का काम करता है। एक सांस्कृतिक, समझ लीजिए एक आईआईटी बॉम्बे के कल्चर में शायद ऐसा हुआ कि मेंटर स्टूडेंट्स बनना अपने आप में एक प्रतिष्ठा का विषय हो गया। तो अगर आप स्टूडेंट मेंटर हैं तो 80-85 मेंटर्स सेकेंड ईयर में और उतने ही थर्ड ईयर वगैरह में बनते हैं। तो ये एक प्रतिष्ठा का विषय हो गया, ये एक अच्छा कदम रहा। रैगिंग को ऐसे ही समाप्त नहीं किया जा सकता, उसके सब्स्टिट्यूट में कुछ और नई परंपरा डालनी होगी। तो मेंटरिंग एक परंपरा यहाँ पे पड़ी और उसका हम लोग प्रभाव देख रहे हैं। दूसरा, जैसा कि कहा गया, काउंसलिंग सेंटर का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और ये बात भी सही है कि काउंसलिंग सेंटर में बच्चे अपनी इच्छा से कई बार नहीं भी जाते। अगर मुझे कुछ समस्या है तो मुझे लगता है कि शायद यही नॉर्मल है, शायद ऐसे ही चलता है, और इसलिए एक रिलक्टेंस रहता है काउंसलिंग सेंटर में जाने के लिए। तो कुछ एक सेशंस होने चाहिए, और जो आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन के समय से ही शुरू हो जाते हैं सेशंस, जिसमें ये बताया जाता है कि जैसे अगर आपको कभी कभी मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं आती या किसी इंजीनियरिंग की विषय है उसका अगर आप समाधान नहीं ढूंढ सकते, और ये बड़ा एक नॉर्मल सी सिचुएशन है, वैसे ही मेंटल हेल्थ भी ऐसा ही एक विषय है जिस पे की समस्या होती है, और उसका जैसे मैथ्स का समाधान हो सकता है वैसे ही मेंटल हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। इसको स्टिग्मेटाइज करने की जरूरत नहीं है। और एक और हमारे एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से एक अच्छा प्रयास हुआ। एक वेबसाइट इंस्टीट्यूशन में डेडिकेटेड वेबसाइट है, उस पे निरंतर कुछ ऐसे मटेरियल आते रहते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है, उस पे किसी को कोई समस्या है तो उस पे कभी भी किसी भी समय पोस्ट कर सकता है, और वहां से वो पूरा सिस्टम है जिससे कि रिस्पॉन्स आता है। तमाम कदम मेरे ख्याल से आईआईटी मुंबई की तरफ से जो आपने बताया वो उठाए गए हैं। लेकिन डॉक्टर शेट्टी, सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि कोई आपकी कितनी भी मदद कर ले, जब तक आप खुद अपनी मदद नहीं करेंगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आनंद जी इसको लेके अपने बच्चों को, अपने छात्रों को ट्रेनिंग तो देते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को, युवा को भी इस बात का संज्ञान लेना होगा कि आप यहाँ पर अपने आप को, अपने करियर को और अपनी निजी जिंदगी को आगे बढ़ाने आए हैं। इसीलिए आपको तमाम बातों को इग्नोर करके, या जिसको ज़रूरियात जो है जिसके मुताबिक आपको आगे चलना है, एक रोड मैप तय करके उसी रास्ते पर आगे बढ़ना है, और बाकी का क्लटर जिसको हम कहते हैं ना, जो दिमाग आपके दिमाग में डालता रहता है, उसे अवॉइड करना है। आपके एनवायरनमेंट का तो प्रभाव पड़ता ही है, आप जहां भी जा रहे हैं आसपास जिस तरह से लोग हैं, जो हालात है, उसका प्रभाव तो पड़ता ही पड़ना है।
लेकिन कैसे अपने आप को मजबूत करें कि इसका सामना करना है और डट के सामना करना है, तो हमें खुद पर अपने आप कैसे वर्क करना होगा डॉक्टर शेट्टी? स्टिग्मा और शेम ये सबसे बड़ी रोक है, ब्लॉक है। तो जैसे मूड इंडिगो होता है, टेकफेस्ट होता है, तो मेंटल कैंप क्यों नहीं? खुलकर मेंटल हेल्थ के बारे में जब डायरेक्टर बात करेंगे और वो सेंटर जो है डायरेक्टर के ऑफिस से थोड़ा दूर उसको रखेंगे, और मेंटल हेल्थ कैंप एक महीने में एक बार, फैमिलीज आती है, सब कुछ आती है। जैसे हम स्विमिंग कैंप हम रखते हैं, मैथ्स कैंप रखते हैं, वैसे ये स्टिग्मा ब्रेक करने के लिए मेंटल हेल्थ कैंप होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग सेंटर के लोग क्लास में जाके लाइफ स्किल सिखाना चाहिए। जब हम हेल्थ के बारे में क्लास में बात करेंगे तब हेल्थ सामने आ जाएगा। नंबर 3 प्रोफेसर लोग भी इसमें ओपनली इन्वॉल्व होना चाहिए, और जो भी मेंटर्स है उनको मेंटल ट्रेनिंग देना बहुत आवश्यक है। आईआईटीबी में प्रोफेसर भी मेंटर्स है, बहुत अच्छी बात है। आईआईटीबी और आईआईटी से बहुत आगे है, परंतु मेंटर्स को भी ट्रेनिंग देना, स्टूडेंट मेंटर्स को, और उसके साथ साथ जो प्रोफेसर जो मेंटर्स है उनको भी ट्रेनिंग देना। नहीं, मैं आपको कहूं एक छोटी सी बात कविता जी, आईआईटी के इंजीनियर्स को मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है। बहुत खुद के इलाज के लिए भी बहुत मुश्किल से दवाई लेने के लिए वो तैयार होते हैं। तो ये स्टिग्मा ब्रेक करना सबसे बड़ी बात है। और हर एक बच्चे को मैं ये कहूंगा, जैसे पेट दुखता है तब आपको तकलीफ होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मन में दर्द है तो किल शेम सीक हेल्प, शर्म हटाइए, मदद मांगिए, क्योंकि 7 में से 1 हिंदुस्तानी मेंटली है। मैंने कहता हूं 2019 में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने कहा 7 हिंदुस्तानियों में से 1 हिंदुस्तानी मेंटली इल है। 200 करोड़ इंडियंस मेंटली इल है। 79 मिलियन people have died of TB in 2019, but 1.30 lakhs people have died of suicide. और साथ में 77 million people have diabetes, but 200 million of Indians have mental illness. Mental illness is very common. हर एक के घर में एक्सटेंडेड फैमिली में एक व्यक्ति मेंटल है। स्टिग्मा ब्रेक करो, मेंटल कैंप। तो शर्म को आपको दरकिनार करना होगा, जागरूकता लानी होगी, और ये न सिर्फ माता पिता और युवाओं की निजी जिम्मेदारी है जो कि आईआईटी और आईआईएम में पढ़ते हैं, बल्कि इंस्टीट्यूट्स की भी जिम्मेदारी है कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें, अपनी इमोशनल वेलबींग के बारे में भी सोचें, न सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए आज मेरे साथ कंज्यूमर इज किंग में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।